हेलो हेलो, वेलकम टू एलीट फाइनेंस। साल खत्म हो रहा है तो मैंने सोचा कि एक फाइनेंस रैप करते हैं ऑफ व्हाट वेंट थ्रू इन इंडियन फाइनेंस न्यूज़ थ्रू आउट द ईयर। दिस इज नॉट वेरी सिमिलर टू व्हाट आई जनरली डू। दिस इज क्वाइट न्यूज़ी, क्वाइट डेटा को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ काइंड ऑफ, बट होपफुली दिस विल बी वैल्यूएबल एंड एंजॉयबल फॉर यू। सो लेट्स बिगिन। तो शुरू करते हैं जनवरी से। जहां पर हमने देखा कि पिछले साल के कुछ कलेश अभी भी जारी थे, जैसे कि अदानी और हिंडनबर्ग के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सीबीआई इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है। सेबी को लगाओ इन्वेस्टिगेशन के लिए और उनको 3 महीने का वक्त दिया गया टू कम आउट विद देयर फाइंडिंग्स। इस पर अदानी जी ने कहा कि सच्चाई की जीत हुई। एंड फॉलोइंग दिस वी सॉ एन इंक्रीज इन अदानी स्टॉक्स के शेयर प्राइस। इसके बाद खबर आई कि म्यूचुअल फंड्स ने 50 लाख करोड़ का टोटल एयूएम का आंकड़ा क्रॉस कर लिया है। उसके कुछ दिन बाद अंबानी जी की खबर आई कि उन्होंने $100 बिलियन का नेटवर्थ का आंकड़ा क्रॉस कर लिया है। और अगले ही दिन हमने देखा कि निफ्टी और सेंसेक्स ने एक नया ऑल टाइम हाई छुआ। एंड दिस वाज लेड बाय आईटी स्टॉक्स। टुवर्ड्स द थर्ड वीक ऑफ जनवरी, इस ऑल टाइम हाई को छूने के कुछ ही दिन बाद निफ्टी एंड सेंसेक्स सॉ द बिगेस्ट सिंगल डे डिक्लाइन इन ओवर 2 years। और जनवरी खत्म होते होते सरकार का आंकड़ा निकला कि इन FY25 दे आर एक्सपेक्टिंग जीडीपी टू ग्रो बाय 7%। अब ये कैसे प्ले आउट होगा वो हम आने वाली न्यूज़ में आप देखेंगे। बट मूविंग ऑन टू फेब्रुअरी, फेब्रुअरी के पहले हफ्ते में आरबीआई ने पेटीएम को नए डिपॉजिट्स लेने से मना कर दिया, जिससे पेटीएम का स्टॉक और गिर गया। और उसके बाद इस मामले में ये केस और भी खराब हो गया, जैसे कि पेटीएम पे ईडी की भी इन्वेस्टिगेशन चालू हो गई फॉर अदर रीजंस। इन द सेकेंड वीक ऑफ फेब्रुअरी वी सॉ सरकार ने एक वाइट पेपर निकाला ये साबित करने के लिए कि यूपीए 1 और यूपीए 2 की गवर्नमेंट्स में देश का नुकसान हुआ था, देश को इकोनॉमिक क्राइसिस में डुबो दिया गया था। और साथ ही साथ ऑपोजिशन भी अपना अपना ब्लैक पेपर ले आई। और आप देखेंगे इसमें कुछ न्यूज़ ऐसी रहेंगी जिसमें देश ने नए नए शब्द सीखे, जैसे कि इसके केस में लोगों ने वाइट पेपर क्या होता है, ब्लैक पेपर क्या होता है, बड़ा सर्च किया और बड़ा इसके बारे में जानने की कोशिश करी। इसके एक हफ्ते बाद मिड फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे अपना फैसला सुनाया। बोला कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर कम्प्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और इलेक्शन कमीशन से उन्होंने सारी डिटेल्स देने के लिए बोला और उनको लगभग 1 महीने का समय दिया। अच्छा, इस पे भी एक नया शब्द देश को सुनने को मिला, जैसे कि क्विड प्रो क्वो। तो सारी दुनिया ये समझने में लग गई कि भाई ये क्विड प्रो क्वो क्या होता है। फिर टुवर्ड्स द थर्ड वीक ऑफ फरवरी हमने देखा कि फेब में कुछ दो तीन बड़ी बड़ी डिस्ट्रेस्ड कंपनीज की डेवलपमेंट्स भी आगे बढ़ी, जिसमें मैं 3 कंपनीज लूँगा और थ्रू आउट द ईयर हम इनके डेवलपमेंट्स को थोड़ा फॉलो करते हैं इन दिस वीडियो। तो सबसे पहले ये बायजूस, जिसमें बायजूस के फाउंडर को ही निकालने का फैसला ले लिया बायजूस के बोर्ड ने। दूसरी है गो एयर, जिसकी बिडिंग चालू हुई और स्पाइस जेट ने भी अपनी बिड लगाने की कोशिश करी। और तीसरी है वोडाफोन आइडिया, जिनको समझ आया कि उनको और कैपिटल की ज़रूरत है और आंकड़ा निकला कि 45,000 करोड़ का फंड रेज करेगी कंपनी थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी। We'll see how it plays out later in during the year. And towards the end of February, डिज्नी ने रिलायंस से मर्जर की डील साइन करी। अच्छा, एक और मीडिया की मर्जर जो साल भर चर्चा में रहा बट कुड नॉट कम टू फ्रूएशन वाज सोनी एंड जी। मूविंग ऑन टू मार्च, मार्च में खबर आई कि दिसंबर क्वार्टर में 8.4% जीडीपी ग्रोथ आई है, जिसके चलते सेंसेक्स और निफ्टी एक और ऑल टाइम हाई पे चले गए। Later in that week of March, we heard the news कि ब्लूमबर्ग इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स ने इंडिया की गवर्नमेंट बॉन्ड्स यानी G-Secs को इंक्लूड करने का फैसला किया है। बट रिमेंबर दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन अंटिल 31st Jan 2025, सो बी ऑन अ लुकआउट फॉर दैट। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि दिस विल ब्रिंग इन 40-50 हज़ार करोड़ का फॉरेन कैपिटल इनसाइड कंट्री, विच इज़ ग्रेट। टुवर्ड्स मिड मार्च, एंड आई थिंक ये काफ़ी लोगों को याद भी रहा होगा,
काफ़ी घाव घाव छोड़ के क्या होगा। AMFI और आई थिंक सेबी चीफ ने भी, बट AMFI एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ने एक स्टेटमेंट जारी करी और उन्होंने कहा कि उनको लग रहा है कि स्मॉल और मिड कैप्स में काफ़ी फ्रॉथ है, बहुत बबल क्रिएट हो रहा है। उन्होंने म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को हिदायत दी कि टू डू अ सेंस चेक और सैनिटी चेक ऑफ देयर स्मॉल एंड मिड कैप पोर्टफोलियो कंपनीज। और इसके चक्कर में अगले ही दिन मिड और स्मॉल कैप्स के स्टॉक्स क्रैश कर गए। उसके कुछ दिन बाद जनरल इलेक्शंस की डेट रिलीज हुई और उसके एक दो दिन बाद ही इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो एक महीने की डेडलाइन मिली थी SBI को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि डेटा जारी करो, वो डेडलाइन क्रॉस हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने SBI को फटकार लगाई कि बोला कि भाई फुल डेटा डिस्क्लोजर करो जल्दी से जल्दी, देरी क्यों हो रही है। टुवर्ड्स द थर्ड वीक ऑफ मार्च हमने देखा जहां दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स पिछले साल या इस साल रहता है 2024 में इंटरेस्ट रेट कट करने की बात कर रहे थे, वहीं बैंक ऑफ अमेरिका अचानक से 17 साल बाद जागा और बोला कि तुम सब कट कर लो, मैं तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाऊंगा। एंड दिस वाज द फर्स्ट रेट इंक्रीज इन द लास्ट 17 ईयर्स और पिछले 8 साल से तो बैंक ऑफ जापान के बेंचमार्क रेट वाज नेगेटिव। तो इस खबर के आते ही दुनिया भर के स्टॉक मार्केट इंडिसेस क्रैश कर गए। सेंसेक्स तो ईयर टू डेट बेसिस पे नेगेटिव में चला गया। अच्छा, इसके साथ दूसरी बड़ी खबरों में वोडाफोन के बॉन्ड होल्डर अमेरिकन टावर कंपनी और ATC ने अपने 1400 करोड़ के बॉन्ड्स को इक्विटाइज करने का फैसला करा, मतलब उन्होंने अपने डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करने का फैसला करा। और गो एयर की बैंकरप्सी केस में स्पाइसजेट ने अपने बिड अमाउंट को थोड़ा सा और थोड़ा सा और बढ़ाने का डिक्लेरेशन करा कि 1600 करोड़ नहीं, अब हम 17-18 1750 करोड़ में खरीदने के लिए तैयार हैं। तो मूविंग ऑन टू द थर्ड वीक ऑफ मार्च, इसमें हमने देखा कि SBI ने फाइनली इलेक्टोरल बॉन्ड्स की पूरी डिटेल्स पब्लिक कर दी। मीडिया में ये डिटेल्स आते ही ये होड़ लग गई कि कौन सा चैनल, कौन सा न्यूज़पेपर सबसे पहले उसको ये डेटा क्रंच करके निकालेगा कि कौन सबसे बड़ा डोनर और कौन सबसे बड़ा रिसीवर रहा। नेचुरली बीजेपी सबसे बड़ी बेनिफिशियरी रही, उसमें वेदांता उनकी सबसे बड़ी डोनर रही। और कमाल की खबर ये थी कि एक लॉटरी किंग नाम की कंपनी थी जिसने लगभग सारी बड़ी पार्टीज को, कांग्रेस, BJP, TMC, इन सबको ही डोनेशन करी थी। इट लुक लाइक कि वो यहाँ पर भी लॉटरी खेलने की कोशिश कर रहे थे। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ मार्च सेबी ने सैकड़ों कमाल की, एंड दिस वाज अगेन अ थिंग दैट वी सॉ थ्रू आउट द ईयर, सेबी ने थ्रू आउट द ईयर काफ़ी सारी रिटेल इन्वेस्टर फ्रेंडली चीज़ें करने की कोशिश करी। उसमें एक बड़ा कदम मार्च के एंड में आया कि T+0 सेटलमेंट अब हुआ करेगा। कुछ स्टॉक्स के साथ में उन्होंने इसको पायलट करने की कोशिश करी। T+0 सेटलमेंट मतलब सेम डे सेटलमेंट, और ऐसा करने वाली इंडिया दुनिया की दूसरी कंट्री बनी विद द सेम डे सेटलमेंट आफ्टर चाइना। एंड ऑन द लास्ट डे ऑफ मार्च फिजिकल ईयर 2024 ख़त्म हुआ जिसमें निफ्टी 29% उछाल जिसमें निफ्टी ने 29% की उछाल देखी, विच वॉज द सेकेंड बेस्ट ईयर और सेकेंड बेस्ट फाइनेंशियल ईयर फॉर निफ्टी इन द लास्ट 14 ईयर्स एक्सेप्ट फॉर वन FY 2021 विच वॉज द कोविड ईयर। कोविड ईयर आपको याद होगा, FY 21 started just after the big crash of COVID in March 2020. तो वहाँ से तो everyone knows how quickly Nifty almost doubled. बट उस साल को छोड़ दें तो पिछले 14 साल में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस FY 24 में रहा with Nifty jumping 29%. Then we moved on to the new financial year with April. यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन का बयान आया कि मार्च क्वार्टर में GDP ग्रोथ 8% से ज़्यादा होगी, पर साथ ही साथ इंडस्ट्री और कंपनीज का डेटा आने लगा जिसमें विच वॉज काइंड ऑफ कॉन्ट्रडिक्टरी। जैसे कि ये खबर आई कि कंपनीज ने अपना केपेक्स प्लान्स 30% से कट करें इन द सेम क्वार्टर, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर को लग रहा था 8% से ज़्यादा ग्रोथ आएगी। एंड दिस वॉज परहैप्स आई वुड से द फर्स्ट टाइम व्हेन द कमेंट्री coming from government was not commensurate with the actual reality, or maybe it was more optimistic than
the business and industry reality. Moving on, in April, RBI ने अपनी अप्रैल मीटिंग में रेपो रेट कम नहीं करा. दे केप्ट इट एट 6.5%. बोला कि इन्फ्लेशन अभी जारी है. उसके अगले दिन वोडाफोन के केस में 20,000 करोड़ फंड रेज करने का प्लान डिक्लेयर करा गया, जिसमें से आदित्य बिरला ग्रुप ने 2100 करोड़ के करीब और इक्विटी इन्फ्यूज करने का अनाउंस किया. और अप्रैल के आते ही मार्च क्वार्टर की अर्निंग्स आनी शुरू हो जाती हैं. तो विद इन द फर्स्ट 10 डेज जिन कंपनीज ने अपनी अर्निंग्स अनाउंस करी, उसमें ये खबर आने लगी कि एज वाज एक्सपेक्टेड और एज वाज हिंटेड बाय द इंडस्ट्री, मार्च क्वार्टर की अर्निंग्स वर डल. उसके कुछ दिन बाद खबर आई कि एलॉन मस्क पीएम मोदी से मिलने अप्रैल में आएंगे. टेस्ला का फैक्ट्री सरकार की एक्सपेक्टेशन से भी पहले लगाएंगे. कुछ दिन बाद ये खबर आती है कि इसराइल पर ईरान ने 300 से ज़्यादा ड्रोन्स और मिसाइल्स फायर कर दी, और बताया यह गया कि हमला उस अटैक का जवाब था जो इसराइल ने सीरिया में ईरान के कॉन्सुलेट पे करवाया था. फिर उसके towards the middle of April we saw more development in the Z and Sony merger, जो कि obviously was called off. तो Z ने सोनी के खिलाफ अपनी NCLT का केस, जो कि मर्जर फेल होने की वजह से किया गया था, वो वापस ले लिया. साथ ही साथ खबरें आई कि रुपया ऑल टाइम लो पर गिर गया टू 83.54 per dollar. In the third week of April, just a few days after Elon Musk डिक्लेयरिंग कि वो आएंगे इंडिया आके मोदी से पीएम मोदी से मिलेंगे, वो खबर आई कि एलॉन मस्क ने अपनी इंडिया विजिट को कैंसिल कर दिया है. टुवर्ड्स द एंड ऑफ अप्रैल वी सॉ कि डिस्ट्रेस्ड कंपनीज की लिस्ट में येस बैंक ने री एंट्री ली. खबर आई कि एसबीआई अपनी 25% स्टेक जो येस बैंक में था, वो विदेशी इन्वेस्टर्स, जिसमें बेन कैपिटल, सऊदी अरेबिया का सरकारी वेल्थ फंड, उनको बेच सकता है. और अप्रैल ख़त्म होते होते निफ्टी और सेंसेक्स एक बार फिर ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए, एंड दिस टाइम इट वाज लेड बाय बैंकिंग स्टॉक्स. आगे बढ़ते हैं मई की तरफ. मई शुरू होते ही खबर आई कि सरकार की जीएसटी कलेक्शंस में 2 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शंस ने 2 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया. ये बात अलग है कि बाद में 2024 में ही सरकार ने मंथली जीएसटी डेटा थोड़े टाइम के लिए रिलीज करना बंद कर दिया था. सुनने में आया ऐसा इसलिए करा गया क्योंकि देयर वाज अ डिप इन कलेक्शंस. देन मूविंग ऑन टू द सेकेंड वीक ऑफ मई में ऑब्वियसली इलेक्शन कैंपेन अपने पीक पर था, और साथ ही साथ पीक पर थी चुनावी छीछा लेदर, जिसमें अंबानी अदानी का नाम दोनों साइड के लीडर्स ने लिया, और जनता ने बोला कि व्हाट द एफ. खैर, इस दौरान एक चीज अपने पीक्स पर नहीं थी, अपने पीक से हट गई, जो कि निफ्टी और सेंसेक्स, which were down 1.5% from their peaks. Not much. Towards the middle of May, मई में रियल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वीक होने की खबरें आने लगी, जैसे कि रूरल वेजेस में गिराव, फैक्ट्री आउटपुट ग्रोथ का कम होना, और डिविडेंड पे आउट्स में कटौती. इन द थर्ड वीक ऑफ मई हमने देखा कि चुनाव की गहमा गहमी में स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव आया, जो इंडिया ने पिछले 20 सालों में नहीं देखा था. Perhaps anti-incumbency was more prominent than BJP was making out to be. तो इसके चलते हमने सुना कि इंडिया विक्स, जो कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, वो 40% बढ़ गया. खैर, given the non-stop rally in the stock market, India became the 5th largest stock market and it crossed the $5 trillion mark. जीडीपी ने तो अभी तक नहीं करा है, बट स्टॉक मार्केट ने $5 trillion का मार्क क्रॉस कर दिया. एंड इन द लास्ट वीक ऑफ मे द रैली कंटिन्यूड, और एक बार फिर निफ्टी सेंसेक्स ने ऑल टाइम हाई टच किया आफ्टर द न्यूज़ केम कि आरबीआई ने FY24 में सरकार को लाइफ टाइम हाई डिविडेंड पे किया 2 लाख करोड़ का, विच वॉज मोर देन डबल ऑफ वॉट वॉज बजटेड अर्लियर ड्यूरिंग द ईयर. खैर, आगे बढ़ते हैं जून में. जून के पहले सैटरडे, विच वॉज आई थिंक 1 जून, उस दिन यूनियन इलेक्शन के एग्जिट पोल्स के रिजल्ट आया, और लगभग सभी ने एनडीए को 400 पार नहीं तो 350 पार का आंकड़ा तो जरूर दिया. एंड एवरीवन प्रेडिक्टेड अ क्लियर मेजॉरिटी फॉर बीजेपी अलोन. और फॉलोइंग दिस, मंडे को जैसे ही मार्केट खुली तो बाजार में जैसे रॉकेट लग गया हो, लगभग 14 लाख करोड़ से मार्केट कैप उछला ऑन दैट डे,
विच वॉज द बिगेस्ट सिंगल डे गेन एवर। और अगले ही दिन जब सारे एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए, बीजेपी को मेजॉरिटी भी नहीं मिली, मार्केट से 31 लाख करोड़ उड़ गए, एंड विच वॉज अगेन द बिगेस्ट एवर इन हिस्ट्री। इसके बाद कोएलिशन की सरकार टिकेगी या नहीं, एग्जिट पोल स्कैम है, ये सब पे ड्रामा होने लग गया विपक्ष की तरफ से, और सरकार के जवाब आए फलाना ढिमकाना। अब एंट्री होती है उस आंकड़े की जो मेरी नज़र में साल का सबसे चर्चित और सबसे विवादित नंबर था, 400 पार से भी ज़्यादा मैं तो कहूँगा, और वो है 7.2%। आरबीआई ने FY25 का जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शंस का आंकड़ा निकाला और बोला कि 7.2% से ग्रो करेंगे, और बड़े सटीक तरीके से 7.3% इन Q1, 7.2% इन Q2, 7.3% इन Q3 एंड 7.2% इन Q4। आगे जाके हम देखेंगे कि ये रियल जीडीपी कम और फिक्टिशियस आंकड़े ज़्यादा साबित होते हैं। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ जून खत्म होते होते सेंसेक्स निफ्टी ने फिर से ऑल टाइम हाई बनाया, अगेन दिस टाइम अगेन लेड बाय बैंक्स। अच्छा, मूविंग ऑन टू जुलाई शुरू हुआ विद द कंटिन्यूएशन ऑफ हिंडनबर्ग ड्रामा। हिंडनबर्ग ने बोला कि सेबी का ये जो हमें शो कॉज नोटिस आया है ये एकदम बकवास है, इन लोगों को जिसने फ्रॉड किया है उसको पकड़ना चाहिए, उसके बदले ये हमें उल्टा इल्ज़ाम हम पे लगा रहे हैं, हमने तो फ्रॉड को अनकवर किया था। अच्छा, हमने ये भी देखा कि हिंडनबर्ग अगर कुछ भी बोलता है उसका मार्केट पे कुछ खास असर नहीं हुआ, क्योंकि अगले ही दिन देखते ही देखते सेंसेक्स ने 80,000 का माइलस्टोन क्रॉस कर लिया। अब अगला माइलस्टोन था निफ्टी का 25,000 का क्रॉस करना, जो कि भी ड्यूरिंग द ईयर काफ़ी जल्दी हो जाएगा। अच्छा, नई सरकार बनते ही बजट की तैयारियां होने लगी और उसके साथ ही मिडिल क्लास की उम्मीदें बढ़ने लगी, एज इज द केस एवरी ईयर। वेल, वी ऑल नो हाउ दैट वेंट दिस ईयर, बट एनीवे, मूविंग ऑन टू द मिडल ऑफ जुलाई, बायजूस सागा में हमने देखा कि बीसीसीआई ने बायजूस की बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स फाइल कर दी। जुलाई के तीसरे हफ्ते तक आते आते जून क्वार्टर के अर्निंग सीजन शुरू हो गया, और जैसे ही कंपनीज की अर्निंग्स रिलीज होने लगी वैसे ही मार्केट को पता लगने लगा कि सरकार के जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस के आंकड़ों में कुछ तो गड़बड़ थी। और अगले ही दिन खबर आई कि जीडीपी ग्रोथ 7.2% नहीं, 6.5 से 7% होगी, सरकार के ही खुद के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार। और बजट आने के बाद बजट आने के बाद वही हुआ जो हर साल रिएक्शंस आते हैं। सरकार ने बोला कि हम प्रो ग्रोथ हैं, प्रो फिस्कल प्रूडेंस हैं। ऑपोजिशन ने बोला कि ये बजट एंटी गरीब, प्रो रिच है। बड़े बड़े बिजनेस वालों ने बोला कि ऐसा बजट तो हमने कभी देखा ही नहीं, वाह वाह। और मिडिल क्लास ने बोला कि हमारी भी कुछ सोच लो। अच्छा, बजट में जो कमाल के एलटीसीजी और एसटीसीजी में चेंजेस आए थे, उससे लोगों ने इंडेक्सिंग क्या होता है ये सीखने की कोशिश करी। जुलाई खत्म होते होते सेबी ने एफएनओ वाले बुद्धिजीवियों से कहा कि बस बहुत हो गया खेल खिलौना, चलो अब कुछ ढंग का काम पे लगो। फिर अगस्त शुरू होते ही वो हुआ जिसका मार्केट को बेसब्री से इंतजार था, विच इज निफ्टी क्रॉसिंग 25,000। पर उसके बाद से जो चल रहा है वो वैसे ही है जैसे मेरी पहली नौकरी मिलने के बाद मेरा हाल हुआ था। कॉलेज के 3 साल में मेरी यही टेंशन रहती थी कि नौकरी लग जाए, और जब लग गई मेरी डे जीरो पे प्लेसमेंट हो गई थी, विच वॉज 1 ईयर इन एडवांस ऑफ द एंड ऑफ माई ग्रेजुएशन। तो मेरे पास 1 साल था, और उस 1 साल में नौकरी मिलने तक बहुत ज़्यादा टेंशन थी, नौकरी मिलने के बाद मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, तो 1 साल मैंने एकदम बर्बाद किया। सिमिलरली निफ्टी को भी 50,000 टच करने का बड़ा शौक था, पर उसके बाद से समझ नहीं आ रहा है कि वो ऊपर जाए कि पीछे आए, कि आगे जाए कि पीछे आए। अच्छा, अगले ही दिन पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स की ऐसी तैसी हो गई ऑन द फियर्स ऑफ यूएस इकोनॉमी स्लोइंग डाउन। रुपया भी ऑल टाइम लो पर चला गया। फिर प्रॉपर्टी सेल्स पे बढ़े हुए एलटीसीजी पे जो सरकार ने अपने बजट में लॉन्च किया था, उस पे बैकलैश को देखते हुए सरकार ने कहा चलो यार ले लो, इंडेक्सिंग नॉन इंडेक्सिंग दोनों ऑप्शन ले लो। मिडिल क्लास से बोला यार बुरा मत मानो, दोस्ती बनी रहे। उसके बाद आरबीआई की अगस्त मीटिंग में गवर्नर ने फिर से बोला कि हम रेट नहीं घटाएंगे, स्टॉक मार्केट को थोड़ा और सताएंगे, और 6.5% पे रेपो रेट को रखा।
कुछ दिन बाद हिंडनबर्ग ने फिर अपना ड्रामा शुरू कर दिया, ट्विटर पे अनाउंस किया कि कुछ बड़ा होने वाला है। ठीक उसी तरह जैसे इंस्टाग्राम मीम पेजेस वाले अपना एडमिन फेस रिवील अनाउंस करते हैं। अच्छा, फिर उन्होंने एलिगेशन लगाई कि गंगाधरी शक्तिमान है, यानी सेबी चीफ ही अदानी के साथ में मिली हुई हैं। फिर उसके रिस्पॉन्स में माधुरी बुच ने अपनी सफाई पेश करी, ऑपोजिशन को नया मुद्दा मिल गया। पर इस बार भी स्टॉक मार्केट को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा हिंडनबर्ग के कुछ भी करने से। अच्छा, इस साल सरकार का एक और पैटर्न नजर आया। कुछ भी मास्टर स्ट्रोक टाइप के बड़े कदम उठाने से पहले ना उन्होंने इन एक्शंस की न्यूज़ बाहर फैलाने शुरू कर दी है, और फिर अगर उस न्यूज़ पे बैकलैश आता है तो वो कदम या तो डिले हो जाता है, या ऑल्टर हो जाता है, या पूरी तरह से स्क्रैप हो जाता है। उसी श्रृंखला में ब्रॉडकास्टिंग बिल भी सरकार ने एकदम स्क्रैप कर दिया। इसी बीच खबर आती है कि छोटे भाई साहब मतलब मिस्टर अनिल अंबानी को सेबी ने मार्केट में पार्टिसिपेट करने से 5 साल के लिए बैन कर दिया है, कुछ मार्केट फ्रॉड के रिलेटेड। सोचो, किसी इन्फ्लुएंसर को 5 साल के लिए मार्केट से बैन कर दिया जाए तो उसकी तो पूरा FIR मतलब फायर की एक्सेल शीट ही क्रैश हो जाएगी। अच्छा, अब इस बीच डिमांड स्लोडाउन की खबरें और उसका डेटा पुख्ता होने लग गया। पता चला कि कंपनियों के ऑर्डर बुक ग्रोथ कम हो रही है और इन्वेंट्री पाइलअप बढ़ता जा रहा है। और फिर अगस्त खत्म होते होते जी और सोनी में जो लड़ाई चल रही थी, उन्होंने झगड़ते हुए भाइयों की तरह कहा कि फाइनली छोड़ो यार, साथ में रह के कोई फायदा नहीं है, और एक दूसरे पे केस कर करके फायदा नहीं है, चलो खत्म करते हैं सब कुछ, बाय बाय टाटा। फिर सितंबर में भी ऑटो कंपनीज ने बोला कि भैया इन्वेंट्री क्लियर करने में बड़ी तकलीफ हो रही है। उसके अलावा सितंबर काफ़ी ठंडा महीना था, मौसम के हिसाब से नहीं बल्कि स्टॉक मार्केट वाइज। तो सरकार ने सोचा चलो कुछ तूफानी करते हैं, और लॉन्च कर दिया मिशन वन नेशन वन इलेक्शन। फिर सितंबर खत्म होते होते मार्केट में थोड़ी जान आई, और सेंसेक्स ने 85,000 तक छलांग लगाई। और तब से वो दिन है और आज का दिन है, ये आंकड़ा 85,000 का आंकड़ा दोबारा कभी छू नहीं पाया सेंसेक्स। कभी ईरान इसराइल की लड़ाई के चलते, तो कभी RBI के हॉकिश स्टैंड पे, तो कभी अर्निंग्स मिसेस पे, तो कभी स्लो मार्केट डिमांड पे। फिर सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में मिस्टर रतन टाटा का देहांत हो गया, और अगले ही दिन उनके सक्सेसर की अनाउंसमेंट हो गई। द वर्ल्ड डजंट सीम टू वेट फॉर इवन द ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट्स। अक्टूबर में इंडिया का सबसे बड़ा IPO आया, Hyundai इंडिया की लिस्टिंग के साथ। और जैसा कि अक्सर ऐसा महा IPOs में होता है, सब्सक्रिप्शन पार लगाने के भी लाले पड़ गए, और लिस्टिंग गेन की उम्मीद रखने वालों के हाथ कुछ नहीं आया, एटलीस्ट ऑन द लिस्टिंग डे। और FPIs का खराब डेटा आया कि वो एग्जिट कर रहे हैं। तो साल भर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के बलबूते पे अपनी चेस्ट थंपिंग करने वाले म्यूचुअल फंड्स को FIIs ने अपनी अहमियत का एहसास दिलाया। और वही कहानी नवंबर में भी चलती रही, बस रीजंस बदलते रहे। फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप US के प्रेसिडेंट फिर से बन गए, और इंडियन मार्केट्स को यही समझ नहीं आया कि ये हमारे लिए अच्छी खबर है या बुरी। नवंबर में भी बिजनेसेस से आने वाला डेटा उसको देखकर यही लगने लगा कि जो 7.2% का GDP ग्रोथ का आंकड़ा है वो कहीं ख्याली पुलाव तो नहीं। इस बीच अडानी पे US की कोर्ट में ये आरोप लगा कि अदानी ग्रुप ने भारत सरकार के ऑफिशियल्स को 2,000 करोड़ की रिश्वत दी है। इस चक्कर में बेचारे अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के शेयर होल्डर्स हंगामा फिल्म के राजपाल यादव की तरह हो गए कि हम कोई मंदिर का घंटा है, जो आता है हमें पीट जाता है। पर अगले ही दिन महाराष्ट्र इलेक्शन के एग्जिट पोल्स देखकर मार्केट्स में थोड़ा सा कमबैक किया। इस बीच पुतिन ने यूक्रेन पर फिर से हमला कर दिया, और हमारी स्टॉक मार्केट्स तो जैसे गिरने का बहाना ही ढूंढ रही थी। और नवंबर खत्म होते होते वही हुआ जिसका खतरा था, और फ्रैंकली जिसके इंडिकेटर्स भी काफ़ी टाइम से आ ही रहे थे। जून क्वार्टर GDP ग्रोथ 7.2% नहीं 5.4% पे आके रुकी। दिसंबर शुरू होते ही ट्रंप ने बोला कि भाई ये लिंक्डइन पे डी डॉलराइजेशन के सपने देखने तक तो ठीक है, ऐसे वैसे लिख लो तब तक ठीक है, पर अगर ब्रिक्स नेशन ने एक्चुअली में अपनी करेंसी लॉन्च करने का सोचा तो दुगना लगान लगेगा, सिक्का तो भाई मेरा ही चलेगा। फिर बड़े दिनों के चिंतन के बाद फडणवीस जी को महाराष्ट्र का CM बनाने का डिसीजन लिया गया, और मार्केट इसको सुनकर खुश हुआ। लोगों ने कहा कि RBI रेट कट करेगा, इसलिए मार्केट बुलिश है। लेकिन अगले दिन शशिकांता दास जी ने बोला नथिंग डूइंग, और रेपो रेट को वहीं का वहीं छोड़ दिया एट 6.5%, एंड दैट मार्क्ड द एंड ऑफ हिज टर्म।
इसके बाद सेंसेक्स तो 85,000 पे वापस नहीं आया, पर रुपया 85 से नीचे गिर गया। दिसंबर में आगे बढ़ते हुए पीएफ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि अपना हम भी अपना इक्विटी एक्सपोजर बढ़ाएंगे। वाई शुड इंडेक्स इन्वेस्टिंग यूट्यूबर्स हैव ऑल द फन। वो कहते हैं कि ऐसा करने से हम पीएफ पे मिलने वाला इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा सकते हैं। मेरा इस चैनल पे वन ऑफ द फर्स्ट वीडियोस वाज अबाउट व्हाई आई हेट पीएफ। यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो आफ्टर यू कंप्लीट दिस वन। फिर 18 दिसंबर को यूएस फेड ने अपना पॉलिसी रेट 25 बेसिस पॉइंट से कट तो किया, विच वॉज द थर्ड स्ट्रेट रेट कट विच एवरीवन लाइक्ड दिस ईयर। पर साथ ही ये भी बोल दिया कि बस अब और नहीं, अब हम शायद इंटरेस्ट रेट्स और कट नहीं करेंगे फॉर ए लॉन्ग टाइम। मार्केट्स को ये सुन के अच्छा नहीं लगा और नैस्डैक, S&P 500 के साथ साथ सेंसेक्स निफ्टी की भी धुलाई पिटाई हुई। और साल खत्म होते होते our country lost a reluctant but highly educated finance minister, leader of opposition and prime minister, Dr. Manmohan Singh. And that's a wrap. Hopefully you enjoyed it and found it valuable. आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हैं आपको कैसा लगा। आप इसको वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड सी यू नेक्स्ट ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। बाय।